हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्ज़ाम 3.0 हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो जनरल साइंस है। जनरल साइंस जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस के लिए। आरआरबी ग्रुप डी 2025 में आए हुए वैकेंसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। हमारे सभी प्रश्न 2018 और 19 के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस से टीसीएस लेवल के एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? जो लेंस होता है, जो चश्मे लगाए जाते हैं, उसकी क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता जो होती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस का क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। इसके बाद स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। विद्युत का सबसे सुपर कंडक्टर जिसे माना जाता है वो चांदी होता है। वैसे फ़िलहाल आयरन, गोल्ड और कॉपर ये सब भी विद्युत का अच्छा चालक माने जाते हैं। प्लेटिनम भी अच्छा चालक माना जाता है, लेकिन उन सब में सबसे अच्छा सुपर कंडक्टर जो माना जाता है वो चांदी माना जाता है। विद्युत का सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है तो चांदी में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्ग की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। जो रुधिर को 4 वर्ग में डिवाइड किया गया है, ओ, ए बी, ए और बी। तो इन सभी की खोज जो किया था और कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। फ्रेंड्स, हमारे सभी प्रश्न टीसीएस लेवल में पूछे गए एग्ज़ामों से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर 2018 और 19 की जो वैकेंसियाँ आई थी आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों से संबंधित सभी प्रश्न हैं। तो पीएच का मान कितना और रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमारा पांचवा प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। पीएच का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स? पीएच का मान होता है मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच एक स्केल होता है, उस स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं, बीच में 7 होता है। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। बाकी 7 से कम जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 से जो अधिक होते हैं वो क्षारीय होते हैं। पानी जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है, इसलिए पानी न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, पानी उदासीन होता है। तो ब्लड जो होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। तो बताइए आप, ये अम्लीय होगा कि क्षारीय? ब्लड जो होता है वो क्षारीय में आएगा, क्योंकि उसका जो पीएच मान हो रहा है वो 7.4 हो रहा है, 7 से ज़्यादा हो रहा है। जो 7 से ज़्यादा जिसका पीएच मान होता है वो क्षारीय होते हैं, जो 7 होता है वो उदासीन होते हैं, 7 से जो कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो ब्लड कैसा होता है? ब्लड क्षारीय होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसके बाद हमारा छठा प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं, स्प्लीन। तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो होता है वो प्लीहा होता है। गन मेटल किस मिश्र धातु का बना होता है? जो गन मेटल बना होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है? तो तांबा, जिंक और टिन का बना होता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। गन मेटल किस धातुओं का बना होता है? तो वो तांबा, जिंक और टिन का बना होता है। कॉपर, जिंक और एसएन, टिन, CuSnZn, इस 3 धातुओं से मिलाकर गन मेटल बनाया जाता है। यह कई बार आरआरबी एमटीएस में पूछा जाने आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस में पूछा जाने वाला प्रश्न है। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसाइजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर, मतलब कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? मनुष्य के शरीर में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पसेस, और डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पसेस का अनुपात कितना होती है? तो इसका अनुपात होती है 600 संबंधी 1। मतलब अगर आरबीसी जो है वो 600 है तो डब्ल्यूबीसी केवल 1 रहता है। आरबीसी के अगर 600 पार्टिकल्स हैं तो
WBC के केवल एक पार्टिकल्स रहते हैं। रुधिर का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। मनुष्य के शरीर में रुधिर को थक्का जमाने के लिए विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन के नहीं रहता तो अगर आपको कहीं कट जाता है तो रुधिर थक्का नहीं बनता, और जब तक रुधिर थक्का नहीं बनेगा तब तक वो अगर कहीं कट गया तो बहना शुरू रहेगा और बहता ही रहेगा। जब तक वो थक्का नहीं जमता तब तक रुकता नहीं। तो विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो थक्का बन जाता है और थक्का बना करके रुधिर को रोक लेता है बहने से। इसलिए रुधिर को थक्का बनाने के लिए विटामिन के काफ़ी सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। फंक नाम के साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज किए थे। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, डी, ई, के ये सभी वसा में घुलनशील हैं। बाकी बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। तो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका प्रश्न है कि बी, सी कैसे विटामिन है? तो जो बी और सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है, ये जल में घुल जाते हैं। बाकी जो ए, डी, ई, के ये सभी विटामिन है ये जल में नहीं घुलते, ये केवल वसा में घुलते हैं। तो आज याद रखना, विटामिन ए, बी, डी, सी, ई, के इन सभी विटामिन में बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं। बाकी इन दोनों को छोड़ करके सब जितने भी विटामिन होते हैं, बी और सी विटामिन को छोड़ करके बाकी सब विटामिन वसा में घुलनशील है, जल में नहीं घुलते। केवल बी और सी ही ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलते हैं। इस बात को याद रखना। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से जो होता है वो रक्त का थक्का न बनना। अगर विटामिन के की कमी है तो आपके शरीर में रक्त जो है उसका थक्का नहीं बनेगा, और अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कट गया तो आपका ब्लड पूरा निकल जाएगा। ब्लड जब कहीं कट जाता है तो थक्का बना लेता है, जिससे बहने में रुक जाता है। अगर विटामिन के की कमी है तो वो थक्का नहीं बनाएगा और आपका ब्लड निकल जा सकता है पूरा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो है वो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए 2 ग्रंथियाँ होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंदर की जो ग्रंथि है वो यकृत है। अगर अंदर की पूछे तभी यकृत, वैसे अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है तो आप यकृत ही मारिएगा। वो एक बाहर की भी ग्रंथि होती है, बाहर की त्वचा होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो बाहरी होती है वो त्वचा होती है। शरीर की हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले वाहिनियों को क्या कहते हैं? जो शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम शिरा कहते हैं। और जो हृदय से शरीर की ओर ले जाती है उसको हम धमनी बोलते हैं। धमनी, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। यह आरआरबी ग्रुप डी में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाले वाहिनियों को क्या कहते हैं? जो शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाता है उसको हम शिरा बोलते हैं, वेन। और जो हृदय से शरीर की ओर ले जाता है उसको हम धमनी बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाले वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो शिरा बोलते हैं। अगर यही पूछा होता हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली धमनी को क्या कहते हैं, तो हम वहाँ कहते वाहिनी को क्या कहते हैं, तो हम वहाँ धमनी बोलते। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन एड्रीनल होते हैं। एड्रीनल हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। टिटनेस रोग से कौन सी अंग प्रभावित होता है? तो टिटनेस रोग होता है जो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है टिटनेस रोग, जिसके कारण हमारे अंदर धनुष टंकार नाम की एक भयंकर बीमारी हो जाती है। धनुष टंकार काफ़ी खतरनाक बीमारी है जिसमें आपके रीढ़ की हड्डी एकदम पूरी तरह से टाइट हो जाती है, पूरा शरीर आपका लोहे की तरह जंग लग जाता है पूरे शरीर में। यह ऐसा बीमारी है धनुष टंकार जिसमें अगर आप प्रकाश देखते हैं तो उसके वायरस एक्टिव हो जाते हैं और आपके शरीर में बहुत ज़बरदस्त मचलन हो जाता है, और इसके वायरस जैसे ही प्रकाश में आते हैं आपके शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। तो धनुष टंकार एक ऐसी बीमारी है, टिटनेस से होती है। अगर आप जिस व्यक्ति को टिटनेस हो गया रहता है उसे हमेशा अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि उसके वायरस अंधेरे में कुछ शांत रहते हैं लेकिन प्रकाश को देखते ही काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इटाई रोग किस तत्व के कारण होता है? इटाई रोग जो होता है वह कैडमियम सीडी धातु के कारण होता है। इसकी कमी के कारण या इसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है यह तरल संयोजी ऊतक है। यह कई बार एग्जामों में एसएससी एमटीएस के एग्जामों में पूछा जा चुका प्रश्न है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है यह तरल संयोजी ऊतक है। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पसेस, इसका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E बराबर mc²। E बराबर जो ऊर्जा है इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो E बराबर m द्रव्यमान c प्रकाश का चाल के वर्ग के बराबर होता है। जो ऊर्जा होता है E यह द्रव्यमान और प्रकाश के चाल के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ m जो है द्रव्यमान है, c जो है यह प्रकाश का चाल का वर्ग है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइंस्टीन का यह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंड की चाल किस पर निर्भर करती है? यह कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका प्रश्न है। निर्वात में किसी भी वस्तु की गिरने वाली पिंड की चाल किस पर निर्भर करती है? किसी भी ऊंचाई से, निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंड की चाल किस पर निर्भर करती है? तो उस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। पिंड का जैसा द्रव्यमान रहता है उसकी स्पीड वैसी ही बढ़ती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है F=ma। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और उसके त्वरण का गुणनफल को हम बल कहते हैं। F=ma। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण कितना होगा? अगर कोई पिंड है वह एक समान चाल से चल रहा है तो उसमें त्वरण कितना होगा? तो उसमें त्वरण जो होता है 0 होगा, क्योंकि त्वरण का परिभाषा क्या कहता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब वेग परिवर्तन होता है, त्वरित परिवर्तन होता रहता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। अगर कोई भी वाहन है वह एक समान चाल से उत्पन्न हो रहा है, उसमें त्वरण हो ही नहीं रहा है, एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, उसका चाल कम ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, वेग परिवर्तित हो ही नहीं रहा है, तो उसमें त्वरण कहाँ से होगा? तो अगर कोई पिंड है एक समान वेग से बढ़ रहा है तो उसमें त्वरण 0 होगा। अगर उसका चाल कम ज़्यादा हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन कम ज़्यादा हो रहा है तो उसमें त्वरण होगा। लेकिन अगर समान वेग है तो उसमें त्वरण 0 होता है। रॉकेट को उड़ाने के लिए न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो रॉकेट को उड़ाने के लिए न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की क्या परिभाषा होती है? आपके शरीर में ऊर्जा है जो उसको हम उसका कैसे डिफाइन करेंगे? आप कितना काम कर सकते हैं, आपके कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा आपकी कहते हैं कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा है। और किसी वस्तु के काम करने की दर, आप किस स्पीड में कर रहे हैं, उसको हम शक्ति कहते हैं। आपके अंदर ऊर्जा और शक्ति में अंतर होता है, इसको याद रखिएगा। बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे कहीं बांध बना हुआ है, वहाँ पानी इकट्ठा है तो पानी में भी ऊर्जा होती है। आपको पता होगा पानी में गतिज ऊर्जा होती है। जब पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, काफ़ी तेज़ जाता है, काफ़ी स्पीड में जाता है। तो पानी की गति के कारण जो उत्पन्न होती है ऊर्जा, उसके चाल के कारण जो उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जब अगर बांध बना के उसे रोक दिया गया है तो जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी वो स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि पानी की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो पानी शांत है, स्थिर है, रुका हुआ है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हुआ है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह किसका नियम था? यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है।
ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? यह कई बार एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, टीसीएस लेवल की एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? तो न्यूटन को भौतिकी का पिता कहते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या प्रतीत होता है? जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर अगर उतरता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार से 1/6 गुना कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रहा हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? देखिए, यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/2 mv² होगा। काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv² होता है। उसके द्रव्यमान और वेग के वर्ग का आधा होता है। यदि कोई वस्तु गति कर रहा है, यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रहा है तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसके द्रव्यमान और वेग के वर्ग के आधा होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था आगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखो आगे मैं दिया भी हूँ, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन कार्य करने की दर को जो कहते हैं इसको हम शक्ति कहते हैं। कुछ आकर्षण बल को क्या कहते हैं जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है? यहाँ कुछ लिख दिया गया है, यहाँ कुछ नहीं उस रहेगा। उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है? तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, या गुरुत्वीय बल भी कह सकते हैं, जिसका मान g होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचता है तो उसको अपने गुरुत्वीय बल से खींचता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g के मान में क्या परिवर्तन होता है? जब हम पृथ्वी की सतह से या तो ऊपर जाते हैं या पृथ्वी की सतह में नीचे जाते हैं तो g के मान में परिवर्तन होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण है g के मान में परिवर्तन होता है, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसके मान में कमी होता है। अगर आप पृथ्वी से ऊपर भी जाते हैं तो भी g का मान कम होता जाता है। अगर आप पृथ्वी के नीचे भी जाते हैं तो भी g का मान कम होता है। याद रखना इस बात को, g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद 38वां हमारा प्रश्न है, g का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो जो g का मान है ये सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर, और g का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? तो ये विषुवत रेखा पर होता है। g का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो ग्रहों की गति संबंधित नियम जो है एक केपलर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ग्रहों की गति से संबंधित नियम जो है इस केपलर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति वजन कैसा प्रतीत होता है? जब लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जाता है तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का वजन वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे हमारा भार बहुत ज़्यादा हो गया है, हम ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब हम नीचे की तरफ आते हैं लिफ्ट से तो ऐसा लगता है जैसे हमारा भार शून्य है, हमारा भार हमको प्रतीत ही नहीं होता। कुछ लोगों को लिफ्ट में चक्कर भी आने लगता है क्योंकि उनका भार उन्हें शून्य हो जाता है। और जब ऊपर जाता है तो हमारा भार काफ़ी वजन हो जाता है, काफ़ी बढ़ा हुआ लगता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर किसी वस्तु को, पलायन वेग किसे कहते हैं, अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाएगा तो फिर पृथ्वी पे कभी लौट के नहीं आएगा। वो पलायित कर जाएगा, वो दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा, वो फिर पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगा। अगर हम किसी वस्तु, जैसे कोई रॉकेट भेजते हैं या कोई उपग्रह, जैसे चंद्रयान 2 को हमने भेजा, चंद्रयान फर्स्ट को भेजा, तो उसकी चाल जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा रखते हैं, तभी वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा पाता है, फिर वो लौट के नहीं आता। अगर पृथ्वी, इसको हम पलायन वेग कहते हैं। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का जो चाल है यह पलायन वेग के नाम से जाना जाता है। अगर किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में वह 11.2 किलोमीटर जाना चाहिए,
अगर इतना ज़्यादा स्पीड दे देते हैं तो वह पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके सौरमंडल में चला जाता है, तो फिर वह पृथ्वी पे नहीं आता। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। इसके बाद यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो क्या संदेश देता है? अगर अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो तेज़ आंधी आने की संभावना होती है। मौसम विभाग ने कहते हैं ना कि आज बारिश होने वाला है, आज तेज़ आंधियाँ आएगी, कैसे आती है, उनको कैसे पता चलता है? जो वायुमंडलीय दाब पारा जो होता है उसका, जब वह अचानक गिर जाता है तो वो लोग कहते हैं अभी तेज़ी से आंधी आएगी, क्योंकि अचानक गिरने का संकेत यही माना जाता है कि अभी तेज़ी से आंधी आने वाली है। इसके बाद यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संकेत देता है? अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना बताया जाता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक जो होता है अगर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो इससे मौसम साफ होने का अनुमान लगाया जाता है। अगर अब मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ, जो मौसम विभाग वाले होते हैं, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर गया तो तेज़ आंधी आने की संभावना बताते हैं। अगर वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो वर्षा होने की संभावना बताते हैं। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम साफ होने का अनुमान बताते हैं वो लोग। वायुयान में बैठे व्यक्ति के कलम से स्याही बाहर निकलने लगती है, इसका क्या कारण होता है? जैसे अगर आप अपने किसी पेन को जेब में लेकर के हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं, तो जैसे ही हवाई जहाज़ ऊपर जाएगा आपके पेन की स्याही निकल जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो होता है वहाँ वायुदाब कम हो जाता है, ऊपर वायुदाब कम हो जाता है और नीचे वायुदाब बहुत अधिक रहता है। वायुदाब होने के कारण पेन में जो स्याही रहता है वो बाहर नहीं निकलता। जब वायु का दाब कम हो जाता है ऊपर, तो पेन का जो स्याही है वो धीरे से बाहर की तरफ रिसाव कर जाता है या निकल जाता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मेन कारण यही होता है, वायुदाब में कमी के कारण। जो आप ऊपर जितना जाएंगे उतना ही आपके पास वायु का जो दाब है, वायु का प्रेशर है, ये कम हो जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वायुदाब होता है। हमारे आँख, कान, इन सब में ब्लड अभी अगर वायुदाब अगर कम हो जाए तो हमारे आँख, कान, इन सब से ब्लड फेंकने लगता है। क्योंकि ये हमारे आँख, कान से ब्लड क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वायु इसको हमें दबा के रखता है। हमारे कान में जो वायु जाता है वो ब्लड को दबा के रखता है, जिससे ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है, वायुदाब। अगर हम इसी सिचुएशन में आकर के ऊपर चले जाए काफ़ी, या हम निर्वात में कभी चला जाए जहाँ वायु हो ही नहीं, कुछ समय बाद हमें चक्कर आने लगेगा, घबराहट होने लगेगा, हमारे आँख से ब्लड निकल जाएगा, कान से ब्लड निकल जाएगा, इन सब से। क्योंकि हम इस वायुमंडल में इसीलिए अच्छे से पढ़े हुए हैं क्योंकि वायुदाब है। वायुदाब हमारे आँख, कान से ब्लड को निकलने ही नहीं देता। पास्कल का नियम किस संबंध है? पास्कल का नियम किस संबंध से बना हुआ है? तो पास्कल का जो नियम है वो द्रव दाब से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वो द्रव दाब से संबंधित है। समुद्र में तैरते बर्फ़ का कितना भाग अंदर रहता है? मतलब समुद्र में अगर कोई बर्फ़ तैर रहा होता है तो उसका कितना भाग पानी के अंदर रहता है? तो उसका 8/9 भाग पानी के अंदर रहता है। अगर 1/9 भाग ही केवल ऊपर की तरफ दिखता है। तो मतलब अगर कोई समुद्र में बर्फ़ तैर रहा होता है, अगर जितना वो पानी के ऊपर दिखता है उसका 8/9 अभी पानी के अंदर होता है। कभी भी आप किसी बर्फ़ को, जब आइसबर्ग जो समुंदर में घूमने जाना, तो वहाँ देखेंगे अगर बर्फ़ कोई तैरता हुआ पानी पे आ रहा है तो वो जितना दिख रहा है उसका 1/9 ही 1/10 ही भाग है। अभी उससे 8/9 पानी के अंदर रहता है। इस पे ध्यान देना। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। श्यानता आपको पता होगा श्यानता किसे कहते हैं? जब ताप बढ़ता है तो द्रव की श्यानता घट जाती है। फ्रेंड्स, हमारा आज 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण थे। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी TCS लेवल पे पूछे जाने वाले सभी प्रश्न का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। अब आपका फॉर्म भरा जाने लगा है, आप फॉर्म भर दीजिए और RRB ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको अपडेट करते रहेंगे।